साइंस का जो 7वां चैप्टर है, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, इस चैप्टर के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारा जो 7वां जो चैप्टर है, जो क्लास 7 का, उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़िए और हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे इसमें पहला जो टॉपिक है, जो हमारा जो चैप्टर है, मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं को द्वारा अनुकूलन, उसमें हमारा जो पहला ही जो टॉपिक है, पहला ही जो हमारी हेडिंग है, वो है मौसम, कि आखिर मौसम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। यानी कोई स्थान है, कोई जगह है, वहां पर तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, वर्षा कितनी हो रही है और वायु का जो वेग है वो कितना है, उस संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो परिस्थिति है, उसे उस स्थान का मौसम कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम के घटक कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक, ये सभी के सभी क्या है? मौसम के घटक हैं। आगे देखिए। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। यानी कोई स्थान है, तो उस स्थान का जो मौसम है वो दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने बदलता रहता है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। यानी मौसम है वो एक जटिल प्रक्रिया, यानी बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है, जो क्षण भर में यानी पल भर में क्या हो सकती है? बदल सकती है। अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। यानी इसका पूर्व, पहले से अनुमान लगाना कोई आसान काम ही नहीं है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं और मौसम में जितने भी परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, वे सभी के सभी परिवर्तन सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई देते हैं या परिवर्तन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात चल रही थी किसकी? मौसम की। तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में। इसमें नेक्स्ट लगा के लिखना है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा प्रतिदिन के अधिकतम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अधिकतम न्यूनतम जो तापमापी है, एक तापमापी का नाम है जो क्या है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी, उसके द्वारा जो प्रतिदिन का जो अधिकतम या न्यूनतम जो तापमान होता है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो देखते हैं जलवायु। वो जलवायु के बारे में देखते हैं। जलवायु आखिरकार क्या होती है? जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यानी जलवायु क्या कहलाएगा? कि यानी कोई स्थान है, वहाँ का जो मौसम है वो लंबे समय से, यानी कितने वर्ष? 25 वर्ष से एक समान है और उसको एकत्रित किया जाता है, उसके जो आंकड़े उनको एकत्रित किया जाता है और उसके आधार पर मौसम का पैटर्न बनाया जाता है, तो उस स्थान की जो जलवायु कहलाती है। यानी उसके मौसम का जो पैटर्न है, 25 सालों के अवधि का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि किसी स्थान की जलवायु गर्म है तथा अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो उस स्थान की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। यानी कोई स्थान है, वहाँ की जलवायु जो है, मौसम का जो पैटर्न है वो गर्म है और अधिकांश दिनों में क्या होता है कि भारी वर्षा भी होती है साथ में, तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा? उस स्थान की जलवायु उसको क्या कहा जाएगा? गर्म एवं आर्द्र जलवायु कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मरुस्थलीय जलवायु गर्म एवं शुष्क होती है। यानी मरुस्थलीय जो जलवायु होती है, जहाँ पर मरुस्थल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म एवं शुष्क होती है। आगे देखिए, उत्तर पूर्व भारत में अधिकांश वर्षा के कारण वहाँ की जलवायु आर्द्र है। यानी उत्तर पूर्व जो भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? आर्द्र जलवायु है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है, जो कि मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसमें वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कीप लगी होती है। यानी वर्षा को जो वर्षामापी नामक यंत्र है उसके द्वारा मापा जाता है कि वर्षा है वो कितनी मात्रा में हो रही है, और इसे मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है इसमें, और जिससे वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कीप लगी रहती है, और इसमें एक ही वर्षा का जल है उसे एकत्रित करने के लिए एक कीप भी लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जलवायु और अनुकूलन की। जलवायु और अनुकूलन क्या है? तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तो चलिए, जलवायु और अनुकूलन क्या है? जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जलवायु है यानी लंबे समय की जो अवधि में जो मौसम का पैटर्न बना है उस पैटर्न को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और जलवायु का जो सभी जीवों पर क्या पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान की जलवायु चाहे गर्म हो या सर्द, वहां रहने वाले जीव खुद को अनुकूलित बना लेते हैं। यानी अगर किसी स्थान की जलवायु क्या है, या तो गर्म है या है फिर सर्द है, तो वहां रहने वाले जो जीव है उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। जंतुओं को जलवायु परिस्थिति के लिए अनुकूलन, आगे देखिए, जंतुओं को जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं के बारे में देखते हैं। यानी जंतुओं का जो जलवायु परिस्थिति है वो जो अनुकूलन है उनका, उनके उदाहरण के रूप में हम देखें तो वो क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय जो वर्षावनों है वहां पर रहने वाले कुछ के जंतुओं के बारे में देखते हैं। इसमें देखिए, पहला देखो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वने पाए जाते हैं। यानी भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहां पर किस प्रकार की वर्षा पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ परिचित देश ध्रुवीय क्षेत्र कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस में साइबेरिया क्षेत्र है। यानी कुछ ध्रुवीय क्षेत्र भी है। ये ऊपर वाले जो क्षेत्र थे वो क्या कौन से थे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र थे। और नीचे जो मैं अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड आदि से भी क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है आखिर उसके बारे में। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु रहती है। यानी चरम जलवायु है वो, यानी चरम जलवायु यानी अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहां पर क्या होती है? अधिक मात्रा में सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, बाकी 6 महीने सूर्योदय नहीं होता। यानी ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ ध्रुवों पर क्या होता है कि 6 महीने तक तो क्या नहीं होता? सूर्यास्त नहीं होता, और बाकी के जो 6 महीने हैं उनमें सूर्य का उदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। और जब सर्दी आती है, सर्दी का जो मौसम आता है, तब क्या होता है कि तापमान है वो -37 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों में, अत्यधिक सर्दियों में खुद को ढाल लेते हैं। और यहाँ पर रहने वाले जितने भी जंतु हैं वो अपना जो शरीर है उसको क्या कर लेते हैं? इस परिस्थिति के अनुसार, इस मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर रहने वाले कुछ जंतुओं के बारे में। तो इसमें हमारा पहला है ध्रुवीय भालू। देखिए ध्रुवीय भालू के बारे में, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद फर होते हैं। यानी ध्रुवीय जो भालू होता है उसके शरीर पर, सारे शरीर पर क्या होते हैं? सफेद रंग का रंग के क्या होते हैं? फर लगे होते हैं, जो उससे बर्फ में आसानी से छुपने और शिकार को पकड़ने तथा परभक्षियों से बचाव में सहायता देते हैं। जो उसे बर्फ में, यानी बर्फ होता है उसमें क्या होती है? छुपने के लिए, और शिकार है उसे पकड़ने के लिए परभक्षियों से बचाव में क्या करता है? सहायता करते हैं। जो फर होते हैं वो बचाव में सहायता करते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनके शरीर का तापमान अधिक बढ़ न जाए इसलिए ये अक्सर धीरे धीरे चलते तथा अधिकतर विश्राम करते हैं। यानी इनका जो तापमान है वो अधिक बढ़े ना, इसलिए ये अक्सर धीरे धीरे चलते हैं और अधिकतर क्या करते हैं? ये विश्राम भी करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे कुछ एक पॉइंट हो रहा है उसके ध्रुवीय भालू के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। गर्मियों में ध्रुवीय भालू अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्री जल में तैरते रहते हैं। और जब गर्मी का मौसम आता है तो ध्रुवीय भालू क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र का जो जल है वहां पर तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी हैं। इनके पंजे चौड़े व बड़े होते हैं जो तैरने के साथ साथ बर्फ में चलने में सहायक होते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति तीव्र होती है जिससे ये शिकार को आसानी से खोज लेते हैं। यही जो ध्रुवीय भालू है वो गर्मियों में रहते हैं तो क्या करते हैं कि वहाँ का जो समुद्री जल है वहाँ में ये तैरते रहते हैं। और इन ये क्या होते हैं, अच्छे तैराक भी होते हैं। और उनके जो पंजे होते हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं जो इन्हें तैरने के लिए और बर्फ में चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इनकी सूंघने यानी सूंघना का जो क्षमता है वो भी क्या होती है, अधिक होती है, जो जिसके कारण ये शिकार को क्या कर लेते हैं, आसानी से पकड़ लेते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेंगुइन। पेंगुइन क्या है आखिर? ठीक है, तो पेंगुइन में देखिए, पेंगुइन भी सफ़ेद होते हैं। यानी पेंगुइन जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं और आसानी से बर्फ़ में मिल जाते हैं। और आसानी से बर्फ़ में यानी अगर बारिश बर्फ़ है वहाँ पर अगर दिखते हैं तो ये दिखाई नहीं देते। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। और इनके शरीर में भी सर्दी जब होती है तो सर्दियों से बचने के लिए मोटी त्वचा होती है और त्वचा में अत्यधिक मात्रा में वसा होती है। यह अपने आपको गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं और अधिक मात्रा में गर्म रह सके इसलिए ये क्या करते हैं, साथ मिलजुल कर रहते हैं, झुंड में बने रहते हैं। यह अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और ये अच्छे तैराक होते हैं। उनका जो शरीर है वो किस प्रकार का होता है, जिस प्रकार मछली का जो होता है उसी प्रकार से इनका भी जो आकार है वो किस प्रकार का होता है, मछली के समान होता है, धारा रेखीय होता है। यानी आगे से तो क्या होता है, पतला होता है और पीछे से क्या होता है, पतला, और जो बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मछलियां ठंडे जल में लंबे समय तक रह लेती हैं। यानी मछलियां हैं वो क्या कर लेती हैं, लंबे समय तक ठंडे जल में लंबे समय तक रह लेती हैं। जब वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना पड़ता है। यानी मछली है वो क्या कर लेती है, लंबे समय यानी बहुत अधिक समय तक क्या कर लेती है, ठंडे पानी में रह लेती है। लेकिन कुछ पक्षी हैं वो यानी बहुत सारे पक्षी हैं जो जीवित रहने के लिए शरीर को उनको गर्म होना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियां आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए जाते हैं। यानी इसी कारण यानी गर्मी गर्म रह सके इसीलिए क्या करते हैं कि सर्दी जब आती है तो ये क्या कर लेते हैं, प्रवास के साथ ही गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। फिर सर्दियां समाप्त होते ही वापस अपने आवास पर लौट आते हैं। और जब फिर से क्या होती है, सर्दियां समाप्त हो जाती है तो वो वापस अपने जो पहले का जो स्थान था वहीं पर पहले के स्थान पर वापस आ जाते हैं। अनेक साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भारत के राजस्थान में भरतपुर और अन्य हरियाणा जैसे स्थानों पर भी सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। यानी साइबेरियन जो क्रेन है, जो पक्षी है वो क्या करता है, साइबेरिया से भारत के राजस्थान में भरतपुर में भी आते हैं और हरियाणा जैसे स्थानों पर भी सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसके बारे में देखते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या कहलाता है या किसे कहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखा के जो जितने भी आसपास का पूरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सामान्यतः यहाँ की जलवायु गर्म होती है और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ की जो जलवायु है वो सामान्य रूप से गर्म होती है। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान 15 डिग्री से अधिक रहता है और सर्दियों के महीनों में भी क्या होता है, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है और गर्मी जब आती है तो क्या होता है, गर्मियों में तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, अधिक चला जाता है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है वो भारत में जो पश्चिम घाट है और जो असम में उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये ऐसे जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिणी पूर्व एशिया में, और मध्य जो अमेरिका है, मध्य अफ्रीका है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु बंदर, कपी, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सरप पक्षी और कीट है। और जो वर्षा वन है वहां पर पाए जाने वाले जंतु है वो निम्न प्रकार है। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो, वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्म के जंतुओं के लिए अनुकूलित होती है। और जो वर्षा वन है वहां पर जलवायु की जो परिस्थितियां है वो अनेक किस्म के अनुसार है, वो जंतुओं के अनुसार है वो अनुकूलित होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन और आश्रय की भी सघन प्रतिस्पर्धा होती है। और जिस प्रकार जंतुओं में जनसंख्या का वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ भोजन और रहने के लिए भी उनके बीच क्या होती रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके जो कुछ उदाहरण है उनके उदाहरण के बारे में। उदाहरण देखिए, इसमें लाल नेत्र वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर जिन पर वह रहते हैं चढ़ने में सहायता करते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो कि जो लाल नेत्र है और के वाले जो लाल आंखों वाले जो मेंढक होते हैं वो उनके पैर के जो तलवे होते हैं तो थोड़े चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं, जो वृक्ष होता है उन पर चढ़ने के लिए क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वृक्षों पर रहने वाले बंदरों की लंबी पूंछ जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। यानी जो वृक्षों पर चढ़ने के लिए जो बंदर होते हैं उन बंदरों की जो पूंछ है वो क्या करती है, शाखाओं को पकड़ने में भी उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन वनों में रहने वाले जंतुओं में भोजन के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है। और जो वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहां पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनमें भोजन के लिए भी आपस में क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है। अतः कुछ जंतु ऐसे अनुकूलित होते हैं कि वहां से भोजन प्राप्त करते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। और इनमें इस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है कि वह वहां से भोजन प्राप्त करते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। उदाहरण देखते हैं, टुकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच कमजोर शाखाओं पर लगे फलों को प्राप्त करने में सहायता करती है। और उदाहरण के रूप में देखें तो जो टुकन नामक एक पक्षी है वो क्या करता है कि उसकी लंबी और बड़ी जो चोंच है उसके द्वारा वह कमजोर जो शाखा होती है उन पर लगे जो फल है उनको प्राप्त कर अपना जो भोजन है उसे करता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर उन्हें शिकार करने तथा परभक्षियों से रक्षा करने में सहायक होती है। यानी उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वहां पर पाए जाने वाले जंतुओं में क्या होता है कि सुनने की जो शक्ति है वो अधिक होती है, तीव्र देखने की जो शक्ति है वो भी तीव्र होती है, और त्वचा किस प्रकार की होती है, मोटी होती है। और इन त्वचा का जो रंग है वो भी क्या होता है, आसपास का जो क्षेत्र है उसके साथ मिलकर एक जैसा बना रहता है और उन्हें शिकार करने तथा परभक्षियों से रक्षा करने में भी सहायक प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें उदाहरण देखते हैं। बिलाव परिवार, शेर और चीता। बिलाव परिवार की बात करें तो उसमें क्या आता है, शेर और चीता आता है। इनकी क्या होती है, खाल मोटी होती है और तुरंत सुनने की क्षमता होती है। और सुनने की क्षमता भी किस प्रकार की होती है, तीव्र होती है। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोएन टेल्ड लंगूर। लोएन टेल्ड लंगूर, इसकी प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है जो सिर के चारों ओर होती है। यानी इसकी जो जो बाल होते हैं, इसके चांदी जैसे बाल होते हैं लोएन टेल्ड लंगूर के, जो चांदी जैसे सिर के पास में जो चारों ओर क्या होते हैं, बाल होते हैं, उन बाल को क्या कहते हैं, अयाल बोलते हैं। और यह वृक्षों पर अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करता है। और जो लोएन टेल्ड लंगूर है ये अपना अधिकांश समय कहाँ पर व्यतीत करता है, वृक्षों पर व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल, बीज, कोमल पत्तियां, तने और पुष्प कलियां खाता है। यह क्या खाता है, फल खाता है, बीज खाता है, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियों को खाता रहता है। और अधिक समय किस पर व्यतीत करता है, पेड़ पौधों पर व्यतीत करता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हाथी। हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए प्रयोग करता है। बाह्य रूपांतरित दांतों का प्रयोग हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को छीलने में उपयोग करता है। यानी हाथी है वो क्या है, एक बड़े आकार का जीव है जो क्या करता है, जिसमें क्या है, सूंघने की शक्ति है वो बहुत अच्छी है। और इसकी जो सूंड है उसका उपयोग है वो किसी वस्तु को उठाने में प्रयोग करता है। और जो बाहरी जो दांत दिखाई देते हैं उसके द्वारा वृक्ष की जो छाल है उसको छीलने में मदद मिलती है।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।